हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत भाग 2 के कक्षा 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है मिठाई वाला। पाठ 5 मिठाई वाला। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। यह एक कहानी है। यह कहानी किसकी? एक फेरी वाले की, जिसे जो कि कभी मिठाई वाला बन जाता है, कभी मुरली वाला बन जाता है और कभी जो है वह खिलौने वाला बन जाता है। तो यह जो फेरी वाले होते हैं, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, यह एक व्यक्ति है जो कि कौन है? फेरी वाला। तो ये जो फेरी वाले होते हैं वो जगह जगह घूमते हैं और बहुत ही मधुर स्वरों में गाना गाते हुए अपना सामान बेचते हैं। इसी तरह से ये जो फेरी वाला है इस कहानी में, वह शहर शहर मोहल्ले मोहल्ले घूमता है और अपना सामान बेचता है। ये क्या करता है कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद ये शहर में या मोहल्ले में आता है और अपना सामान बेचने लगता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अगर वो एक ही तरीके का सामान रखेगा और बेचेगा तो जो बच्चे हैं वो एक ही तरीके का सामान देकर के बोर हो जाएंगे और वह उनका सामान नहीं खरीदेंगे, उन्हें वो पसंद नहीं आएगा। इसलिए वह कुछ कुछ महीनों बाद आता है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग सामान बेचता है। पहले वो क्या बोलकर सामान बेचता था? पहले वो बोलता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, क्योंकि वो उस समय खिलौने बेचता था। उसके बाद वो 6 महीने के बाद आता है और 6 महीने बाद जब वो आता है तो क्या बेचता है? वो कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। ऐसे ही वह अपना सामान बेचता है और बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय हो जाता है। फिर आगे क्या होता है कि 8 महीनों के बाद यह फिर से वहाँ पे आता है, मोहल्ले में, गांव में आता है और वहाँ पर यह क्या बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यह अब मिठाइयाँ लेकर के आता है और अपने जो मिठाइयाँ हैं उनको बेचता है। और देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यह जो फेरी वाला है यह 8 महीनों के बाद आता है और कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो उसकी यह आवाज़ सुनकर जो रोहिणी होती है वो नहा करके छत पे गई होती है और अपने बालों को सुखाती है। तब उसने यह आवाज़ सुनी। आगे देखते हैं। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थीं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ? कोई आता ना हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। यह जो रोहिणी है वह जो है अपने छत से नीचे आती है और वह जो है मिठाई वाले का स्वर पहचानती है। तो उसके पति जो है घर में नहीं होते हैं। उनके घर में जो है उनकी बूढ़ी दादी होती हैं और वह दादी से कहती है कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मुझे मिठाई लेनी है, तो आप ज़रा फेरी वाले को बुला लीजिए। तो वह जो है उसे बुलाती हैं और कहती है कि मैं बाहर कैसे आऊँ, कोई आएगा। तो इसलिए जो है वह जो पर्दा होता है उसके आड़ में जाके या उसके पीछे जा कर के बैठ जाती है। आगे दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं खुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चटपटी गोल पहलदार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ। यह जो फेरी वाला है यह दादी के बुलाने पर आता है और बोलता है कि कितनी मिठाई दूँ। तो जो मिठाई वाला है वह अपनी मिठाइयों की तारीफ़ करता है कि यह बड़ी ही रंग बिरंगी हैं, खट्टी भी हैं, मीठी भी हैं और जायकेदार यानी कि टेस्टी हैं और इनका जो स्वाद है यह मुंह में बहुत देर तक टिकता है और जो है इसमें खांसी को ठीक करने का भी गुण है। तो दादी जी को बताता है कि यह मैं पैसे की 16 देता हूँ, यानी कि 1 पैसे की 16 देता है। आगे देखते हैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम हैं, भला 25 तो दे दे। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ।
यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो या पैसे रहें। वह जो बूढ़ी दादी होती हैं वह जो है उससे कहती हैं कि मुझे 16 में बहुत कम है ये तुम्हारी जो तुमने दी है, ये मुझे तुम 16 के बजाय 25 दे दो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इतना नहीं दे पाऊँगा। आगे मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मूल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। जो दादी हैं वह फेरी वाले से जो कहती हैं कि 4 की जो है दे दो और 25 नहीं तो 20 ही दे दो, क्योंकि वो जो है उससे बार्गेनिंग करती हैं, यानी कि मोल भाव करती हैं। और यह भी कहती हैं कि अब मुझे नहीं आता है बार्गेनिंग करना, यानी कि मोल भाव करना। आगे कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। जो रोहिणी है वह दादी से कहती हैं कि उससे पूछे कि वह इस शहर का है या कहीं बाहर का है, क्योंकि जो है तुम यहाँ के निवासी तो लगते नहीं हो। तो फिर दादी ने पूछा। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। जो मिठाई वाला है उसने उत्तर दिया रोहिणी के प्रश्न का। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। यह जो मुरली वाला है वह जो है बड़े ही हर्ष के साथ, यानी कि खुश होकर के, और उसके मन में यह भी शंका थी कि जो है यह ऐसे कैसे पूछ रही हैं। तो वो बताता है कि मैं पहले मुरली बेचा करता था और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। फेरी वाले से उसने पूछा कि तुम इतना कम कमाते हो तो उससे तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? तो वो कहता है कि खर्च तो नहीं चलता, लेकिन मुझे संतोष रहता है। आगे सो कैसे वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। जो रोहिणी है वह उससे बात करते हुए पूछती हैं कि अभी तुमने कुछ बात बताई है लेकिन पूरी नहीं, तो तुम मुझे अपने बारे में और भी बात बता दो, इसमें तुम्हारा कुछ घाटा नहीं होगा और मैं और भी मिठाइयाँ ले लूँगी। आगे देखते हैं। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। यह जो फेरी वाला है वह जो है अत्यधिक गंभीरता के साथ, अतिशय माने अत्यधिक जो है गंभीरता के साथ मिठाई वाला कहता है कि मैं अपने नगर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी हुआ करता था और मेरे पास किसी भी सामान की, नौकर चाकर, मकान की कोई कमी नहीं थी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। आगे देखते हैं। फेरी वाला कहता है कि मेरी एक सुंदर पत्नी थी जो मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी थी, और मेरे बच्चे ऐसे जैसे कि जीता जागता खिलौना। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता
घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे उन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने जब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भारी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मधुर स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यहाँ इस पैरा में जो है मिठाई वाला है, वह जो है अपनी मिठाइयों की बड़ी तारीफ़ करते हुए बेचता है, और जो रोहिणी होती है वह जो है मिठाई वाले से बड़ी ही गंभीरतापूर्वक बात करती है और उसके बारे में जानना चाहती है। तो वह बताता है कि वह जो है एक अपने नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति था और उसके घर में सारी सुख सुविधाएं थीं, पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे, और समय की गति को तो कोई नहीं जानता क्योंकि अब वह नहीं है। कुछ उसके घर कैजुअल्टी हो गई जिसकी वजह से वहाँ पे उनके बच्चे नहीं रहे। तो अब क्या हुआ कि बस मेरे प्राण नहीं निकले। वो कहता है कि बस मेरे ही प्राण नहीं निकले, बाकी तो मेरे सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं अपने उन्हीं बच्चों की खोज में निकला हूँ। इन बच्चों में मुझे अपने बच्चों की झलक मिलती है। ऐसा लगता है वे बच्चे भी इन्हीं के बीच उछल कूद कर रहे हैं। मेरे पास पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है वो इस तरह से मैं पा लेता हूँ। रोहिणी ने देखा, उसकी आँखें आंसुओं से भर आईं। जब वह ये सब बात सुनती है तो जो रोहिणी होती है उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। फिर तब क्या होता है कि वहाँ पे चुन्नू मुन्नू का आना और मिठाई वाले की भावुकता, क्योंकि जो चुन्नू मुन्नू है वो रोहिणी से मिठाई मांगने लगते हैं, तो मिठाई वाले ने उनको 2 पुड़िया बना कर के मिठाई दे देता है। और रोहिणी जब उसे पैसे देने चाहिए तो उसने जो है अपनी पेटी उठाई और यह बोला कि अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा, और अपने मधुर स्वरों में बोलता हुआ चला गया कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ऐसे गाते हुए वो आगे बढ़ गया। आगे हमारा आज का प्रश्न है। प्रश्न पहला, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो इसके उत्तर में आप इस लिख सकते हैं कि जो मिठाई वाला है वह इसलिए जो है सामान बेचता था अलग अलग, क्योंकि जो है बच्चों की रुचि उसमें बनी रहे और बच्चे उसका सामान खरीदें। दूसरा, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि वह बड़े ही आकर्षक और मधुर स्वर में अपना सामान बेचता था, उसकी वाणी में विनम्रता थी, वह अपना सामान दूसरों से ज़्यादा सस्ते में बेचा करता था और बच्चे को बिना पैसे लिए भी वह सामान दे देता था। तीसरा प्रश्न, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि विजय बाबू ने तर्क दिया कि जो फेरी वाले हैं वो झूठ बोलने की आदत होती है और जो है वह महंगा सामान देते हैं। तो मुरली वाला उसमें जवाब क्या देता है कि वो कहता है कि ग्राहकों का तो ये दस्तूर होता है कि जो है दुकानदार कितना भी हानि जो है उठा ले, मगर उन्हें लगता है कि वह उन्हें लूट रहा है। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो खिलौने वालों के आने पर बच्चे जो है उनमें हलचल मच जाती है और वह सब काम छोड़ करके, खेलना छोड़ करके, दौड़ते भागते हुए आकर के फेरी वाले को घेर लेते हैं। अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आ जाता है? रोहिणी को खिलौने वाले का स्मरण इसलिए आ जाता है क्योंकि वह भी उसी तरह से गाना गा गा करके खिलौने बेचा करता था और उसके स्वर में भी जो है मधुरता और सुरीलापन रहता है। यह होमवर्क आप जो है अपने फेयर कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।